बीजापुर में 3 दिनों से लापता एसआई मुरली ताती की नक्सलियों ने हत्या कर दी। तमाम कोशिशों के बावजूद मुरली की जान नहीं बचाई जा सकी। पुलसिमपारा के पास सड़क से एसआई का शव बरामद किया गया। वहीं मुरली ताती के परिजनों का अब रो रो कर बुरा हाल है। ताती की पत्नी ने नक्सलियों से उनके पति को छोड़ने की गुहार भी लगाई थी, लेकिन अंत में उन्हें दर्द ही हासिल हुआ। जो तत्परता कोबरा के जवान राकेश्वर मनहास की रिहाई को लेकर दिखाई गई थी, वो तत्परता इस मामले में कहीं नजर नहीं आई। हालांकि गोंडवाना समन्वय समिति और मुरली का परिवार बार बार जवान की सकुशल रिहाई की मांग नक्सलियों से करता रहा। वहीं नक्सलियों ने इस बार मध्यस्थों की मांग भी नहीं की थी, इसलिए रिहाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने आखिर मुरली की रिहाई के लिए प्रयास क्यों नहीं किया। इस मामले में पुलिस अधिकारी खामोश है। वहीं जानकारी के मुताबिक कुछ स्थानीय लोगों और गोंडवाना समन्वय समिति के नेताओं के जरिए ये कोशिश की गई थी कि जवान को रिहा करवा लिया जाए, पर पूरी प्रक्रिया में देर हो गई। बता दें कि ऐसा एक भी मामला नहीं है जब नक्सलियों ने डीआरजी और पुलिस में शामिल बस्तर के आदिवासी युवाओं को माफ किया हो, बल्कि वो उन्हें दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। उपनिरीक्षक मुरली ताती जो कि जिला बस्तर में तैनात था, यहाँ गंगालूर में पालनार क्षेत्र में उसका घर था, जहाँ से 4 दिन पहले उसका दहन हुआ था। आज सुबह गंगालूर थाना के क्षेत्र में ही हमारे उपनिरीक्षक मुरली ताती के शव को नक्सलियों ने हत्या करके फेंक दी। ये तो पक्षपात पूर्ण हो गया, सब उनसे पूछताछ करके देखें क्या बोलते हैं, क्या कारण से इसका जो इसको जो न और हत्या कर दिया और उसको छोड़े हुए। जो भी समस्या होता है तो पहले जो आपस में चर्चा करते। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जगदलपुर से हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा जुड़ रहे हैं। नरेश, जिस तरह से एसआई का अपहरण किया गया था और अगर बीते दिनों की बात करें तो महज 15 दिन के अंदर ही राकेश्वर के बाद इस जवान का भी अपहरण किया गया था और उम्मीद यही जताई जा रही थी कि शायद उसी तरह से इनकी भी रिहाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा इस बार हुआ नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बड़ा सवाल है और ख़ास तौर पर इसको लेकर के कमज़ोर तैयारियां भी दिखाई देती हैं कि नक्सल मोर्चे पर अगर नक्सली मध्यस्थ अपनी तरफ से नहीं मांगते हैं तो किसी तरह की मध्यस्थता की संभावना या रास्ता पुलिस के पास भी नहीं है। और जिस तरह से एक के बाद एक अपहरण हो रहा है और राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई हो गई, लेकिन इस मामले में जो यहीं का स्थानीय रहने वाला था और एक वक्त सलवा जुडुम के प्रभाव की वजह से वो पुलिस में शामिल हो गया, उसकी जान अदालत में नक्सली हत्या कर देते हैं, वो भी तब जब गोंडवाना समन्वय समिति सहित कई संगठन उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो ये एक तरह से गंभीर सवाल उठता है और ये नक्सल मोर्चे पर कमज़ोर रणनीतिक तैयारियों को भी दिखाता है। और ये आने वाले समय में एक गंभीर सवाल भी पैदा होता है, क्योंकि दो पार्टों के बीच जो बस्तर के आदिवासी, चाहे पुलिस या नक्सली बनकर आमने सामने हैं, वो किस तरह से एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं अलग अलग कारणों से। तो ये भी एक गंभीर सवाल सामने उठता है और ये दिखाता है कि किस तरह के बस्तर में जो चाहे नक्सली हों, उनकी सियासत के बीच फंसे ये लोग कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं और इनके लिए मध्यस्थता या इनके लिए समाज की स्थिति बिल्कुल नहीं है। निश्चित तौर पर नरेश, और जिस तरह से देखा जा रहा है कि डीआरजी के जवानों के लिए खास तौर पर नक्सलियों में एक अलग ही आक्रोश देखने को मिलता है और उनको वो कभी भी बख्शते नहीं है, तो क्या ये वजह एक हो सकती है इस बार मुरली ताती की हत्या के पीछे? जी हाँ, देखिए, वजह तो प्रमुख रूप से यही है कि वो उस इलाके से आया जो इलाका कभी नक्सलियों के दबाव का था। उस इलाके के युवा नक्सलियों का समर्थन करते थे और वो बदली परिस्थितियों में पुलिस के साथ आ गया और पुलिस में अच्छे खासे पद पर पहुंचा। तो ये बात नक्सलियों को नागवार गुजरी, क्योंकि नक्सलियों और पुलिस की राजनीतिक दुश्मनी है। सरकार के बल के रूप में पुलिस उस इलाके में काम करती है और वो नक्सली नहीं चाहते कि इससे युवा जुड़ें पुलिस बल से, और यही वजह है कि उनकी हत्या की गई। एक तरह से राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश है। पर जहां तक एक व्यक्ति की जान की बात हो तो वहां पर इस तरह के राजनीतिक एक तरह से इस हत्या के पीछे इन स्थानीय लोगों का इस तरह से भेंट चढ़ना भी कई तरह के सवाल खड़े करता है कि इसको लेकर क्या सोचते हैं लोग, या इस इलाके में लोगों की मानसिकता क्या है, या केवल दबाव में चाहे नक्सलियों की तरफ हो चाहे पुलिस की तरफ से हो वो इस तरह से एक निर्मम मौत मरने को मजबूर है, वो भी तब जब वो अपने गाँव अपनी ज़मीन पर वापस लौटते हैं।
निश्चित तौर पर नरेश, और जिस तरह से पिछली बार की अगर हम बात करें, जब जवान मनहास को छोड़ा गया था, उस वक्त कहीं ना कहीं एक बात यह भी निकलकर सामने आ रही थी कि नक्सली यूं ही किसी जवान को नहीं मारते, और उन्होंने पहले भी ये साफ कर दिया था कि वो उन्हें सकुशल रिहा कर देंगे। लेकिन इस बार उन्होंने एक अलग ही चाल चली, तो कहीं ना कहीं ये भी साफ होता है कि एक दोगलापन इस बार नजर आया है नक्सलियों की रणनीति में भी। देखिए, नक्सलियों ने इस बार मध्यस्थता की कोई बात ही नहीं की। उन्होंने जवान को अगवा किया और उसके बाद किसी भी तरह का संवाद कायम नहीं किया और जन अदालत लगाकर सीधी तौर पर इस जवान की हत्या कर दी। तो इस मामले में ऐसा लगता है कि नक्सलियों की कोई भी स्पष्ट रणनीति नहीं थी। उन्होंने पहले पड़ताल की अपने स्तर पर और उसके बाद इस जवान की हत्या कर दी और केवल एक गद्दार या उस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ काम करने वाले पुलिस अधिकारी के रूप में पहचान करते हुए उसकी हत्या कर दी। जहाँ तक मनहास की बात है, तो वहाँ पर जन अदालत के जरिए ये नक्सलियों ने दिखाने की कोशिश की थी कि जो जवान था वो नया इस इलाके में पदस्थ हुआ था और उसके खिलाफ कोई भी अपराध उनके इलाके में नहीं है। ज़रूर सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये उनका तरीका था जिसकी वजह से इन दोनों मामलों को वे वर्गीकृत करते हैं और अगर कोई भी देखना चाहे तो इस तरह से भी देख सकता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरेश।